नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां लाइन लॉस से होने वाले घाटे को कम करने के लिए प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों की तर्ज पर जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही हैं। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के चंबल और बिंद क्षेत्र के 4 जिले भिंड, मुरैना, सतना, रीवा में लागू किया जाएगा। इन जिलों में युवाओं को इस काम में लगाया जाएगा। इन युवाओं को शहर एवं गांव में कॉलोनी और ट्रांसफार्मर से हो रही सप्लाई के आधार पर बिजली के बिलों की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बदले में इन युवाओं को इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से डूबा हुआ धन वापस लौटेगा, जो अभी तक जमा नहीं किया जा रहा था। ऊर्जा विभाग के अफसरों की बिल वसूली परफॉर्मेंस में यह बात सामने आई थी कि पूर्व और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आधा दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जहां लोग बिजली का उपयोग करने के बाद भी बिल जमा नहीं करते। यहां करोड़ों का बकाया है और वसूली के लिए जाने वाले अमले के साथ मारपीट तक की जाती है। आमतौर पर लोन की वसूली के लिए प्राइवेट फाइनेंस कंपनी बाउंसर जैसे लोगों की मदद लेती है। अब विद्युत वितरण कंपनी भी इसी तर्ज पर बकाया वसूली करेगी। दरअसल मध्य क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से जुड़े चंबल, ग्वालियर, बुंदेलखंड, बिंद और मध्य क्षेत्र में बिजली चोरी एवं टीएनटी लॉस पर रोक नहीं लग पा रही है। सब स्टेशन से घर तक बिजली पहुंचने के दौरान औसत 23% बिजली लॉस होने से हर साल करीब 2000 करोड़ का नुकसान विद्युत वितरण कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इस मुद्दे पर पिछले दिनों विद्युत वितरण कंपनियों को फटकार भी लगाई थी। आयोग ने इस लॉस को कम करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, यह लॉस उससे भी ज़्यादा पहुंच गया है। जो स्थिति 5 साल पहले थी उसमें अभी तक कमी तो नहीं की गई, अलबत्ता लाइन लॉस बढ़ ही गया। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को छोड़ दिया जाए तो दोनों कंपनियों ने कोई सुधार नहीं किया। इतना ही नहीं, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एरिए में यह लॉस 22.64% से बढ़कर 28.19% यानी कि 7% का इजाफा हो गया। यही कारण है कि ऊर्जा विभाग अब ये कदम उठा रहा है कि युवाओं को वसूली के लिए लगाया जाएगा और युवा जो विद्युत बिजली कंपनियां थी उनके लिए वसूली का काम करेंगे। आमतौर पर यह काम जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां और बैंक हैं निजी क्षेत्र के, उनके यहाँ ये काम होता है। लोन की जो राशि है उसकी वसूली के लिए बाउंसर इस्तेमाल किए जाते हैं और वो राशि की वसूली करते हैं, लेकिन अब बिजली विभाग भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी। गौरव जी, आपका स्वागत है। गौरव जी, वसूली के लिए बिजली कंपनी भी अब प्राइवेट लोगों की मदद लेगी, वहाँ भी बाउंसरों को रखा जाएगा। आमतौर से ये फाइनेंस कंपनियाँ किया करती थी। कई बार इस पे सवाल भी फाइनेंस कंपनियों पे उठते रहते हैं, तरह तरह के कि बहुत परेशान करते हैं, तरह तरह के मतलब दिक्कतें देते हैं जो लोन लिया है उन लोगों से। तो अब विद्युत बिजली कंपनियां भी ये ले रही हैं। हालांकि ये अभी 4 जिलों में ही प्रयोग के तौर पर लिया जा रहा है, जिसमें भिंड है, मुरैना है, सतना और रीवा। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, अगर सरकार अपनी इस योजना के बहाने युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करती है तो मैं इसे एक बेहतर योजना मानूंगा जी। लेकिन अगर सरकार इस कार्य को किसी ऐसे हाथों में सौंप देती है जो बैंकों की रिकवरी के तर्ज पर या निजी फाइनेंसरों की रिकवरी के तर्ज पर वसूली करेगी, तो प्रदेश का कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसी के साथ उमेश जी, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। अभी आपने बिजली विभाग की कुछ
कमियों को गिनाया था, जी बिजली विभाग अपनी उन कमियों को सुधार ले तो उसका जो लॉसेस हैं, जो बिजली जी कंपनियों हाँ, के वही जो काफी घाटे, जी हाँ, वो कम हो जाएगा। वो कवर हो जाएंगे। और एक दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बिजली कंपनियों के साथ जो संकट आ रहा है, जी वो संकट है बिजली कंपनियों को 13,000 करोड़ रुपए सरकार से सब्सिडी के लेना है। सरकार घोषणाएं तो कर देती है, सरकार बिजली दिलवा भी देती है, लेकिन जो बिल का भुगतान है वो बिल का भुगतान सरकार नहीं करती, वो सब्सिडी की राशि बिजली कंपनियों को नहीं देती है, जिसके कारण बिजली कंपनियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें खुद ही अपने संसाधन वो ठीक नहीं कर पाते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो उनकी कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं, अधिकारी हैं और अफसर हैं, उनको जो हित मिलना चाहिए, हित लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। गौरव जी, जैसी अभी बात आपने भी कही कि प्राइवेट लोगों को लगाया जा रहा है तो इससे रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात तो ठीक है कि रोजगार मिलेगा, लेकिन इस सब काम के लिए तो विभाग में एक भारी भरकम अमला है। जब अमला मौजूद है, उसको एक मोटी तनख्वाह दी जा रही है, क्योंकि जो बिजली कंपनियां हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनको जो वेतन दिया जाता है वो अन्य जगह से ज़्यादा वेतन मिलता है। तो एक भारी भरकम अमला है जिसका ये काम है कि वो वसूली करे। उसके बाद यदि प्राइवेट लोगों को लगाया जाता है और किया जाता है तो ये तो एक सरकार को नुकसान ही है इसमें, और दिक्कत की भी बात है। उमेश जी, अगर हम देखें तो सरकार के पास जो वर्तमान में मैन पावर जो है आज की तारीख में बिजली कंपनियों के पास, वो बहुत कम है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस मुकाबले से, जिस गति से उपभोक्ता बढ़े हैं, उस गति के साथ बिजली कंपनियों में कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई। दूसरा, जो बिजली कंपनी के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी कर्मचारी थे, उनका रिटायरमेंट हो गया। तो एक जो बड़ा गैप जो पैदा हो गया है, उस गैप को भरने के लिए सरकार की, बिजली कंपनियों की ये मजबूरी है कि वो निजी लोगों से सहयोग लें। लेकिन जो सहयोग निजी कंपनियों से सहयोग लेना चाहते हैं बिजली कंपनियां, उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़े। एक अच्छा प्रयोग मैं मानूंगा अगर युवाओं को नौकरी दी जाती है तो, लेकिन अगर इसके बहाने अगर गुंडे बदमाशों के हाथ में इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि आप अगर बिल वसूल कर लाएंगे तो आपको इतना भुगतान दिया जाएगा, तब जाकर स्थितियां बहुत विपरीत हो जाएंगी। गौरव जी, लेकिन जैसे लाइन लॉस की अपन बात कर रहे थे, और लाइन लॉस की बात विद्युत नियामक आयोग ने भी उस पर नाराजगी जताई। 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं, 3 में से पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी का काम ठीक ठाक चल रहा है। वहाँ लाइन लॉस भी जो है वो दिन पर दिन कम करते जा रहे हैं और काफ़ी प्रोग्रेस है। इस बात की तारीफ विद्युत नियामक आयोग ने भी की थी। लेकिन मध्य और पूर्व जो है, मध्य में भोपाल, ग्वालियर, चंबल का क्षेत्र आता है। इसके अलावा जो पूर्व में जबलपुर और बिंद का क्षेत्र आता है। तो यहाँ लाइन लॉस कम होने की बजाय लाइन लॉस बढ़ता जा रहा है लगातार। तो आखिर ये क्या कारण है कि पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी जो मालवा पूरा क्षेत्र आता है, वहाँ पे लाइन लॉस कम हो रहा है, वहाँ वसूली भी अच्छी होती है, लेकिन बाकी की जगह सब नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में ही कोई खामी है, जो वही अमला वहाँ वसूली कर रहा है लेकिन यहाँ वसूली नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण उमेश जी, एक तो ये है कि खास करके जैसे पूर्व आपने मध्य क्षेत्र का बताया, तो जो ग्वालियर और चंबल संभाग जो इस कंपनी में शामिल हैं, इस प्रकार से पूर्व में बुंदेलखंड का खास तौर से बुंदेलखंड और महाकौशल का वो आदिवासी अंचल जो शामिल है, वहां पर विकास का ना होना एक सबसे बड़ी वजह रही है। वहां के लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। इसके मुकाबले दूसरा इसका एक और बड़ा कारण है कि जो वहां पर रहवासी हैं वो कई बार उग्र स्वभाव के होने के कारण सीधे लाइनें डालकर दबंग और रसूखदार जो वहां के रहवासी हैं वो वहां पर बिजली की चोरी करते हैं। बिजली कंपनियां इस चोरी को रोक नहीं पाती हैं। और दूसरा, इसी के साथ एक और सबसे बड़ा कारण है कि जैसा काम पश्चिम विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी में लाइन लॉस को कवर करने के लिए जो लाइनें मेंटेनेंस की गई हैं, वैसी लाइनों का मेंटेनेंस पूर्व में और मध्य में नहीं हो पाया है। जी हाँ, वही कहने का आशा है कि अमला वही है, विद्युत कंपनियां ये वही हैं, चाहे वो पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी की हो, बात करें मालवा क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो पूर्व मध्य की।
अमला वही है, लेकिन वहां वो काम कर रहे हैं, यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, काम ऐसा नहीं है कि कर्मचारी अधिकारी काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो क्षेत्र, जो एक खास करके जो चंबल क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको चंबल क्षेत्र की बात की, मैंने बुंदेलखंड और महाकौशल के कुछ अंचलों की बात की। इन अंचलों में जो रसूखदार और दबंग लोग जो हैं, या बेहद ही गरीब किस्म के जो लोग हैं, जो जहां पर लाइनें नहीं है और वो लंबी लाइनें खींच कर ले गए और अपनी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, सरकार इन जैसे लोगों पर नकेल नहीं लगा पा रही है, विद्युत कंपनियां इन जैसे लोगों पर नकेल नहीं लगा पा रही। लेकिन इस पर नकेल लगाने की जिम्मेदारी भी तो गौरव जी विद्युत कंपनियों की है ना, विद्युत कंपनियों के जिम्मेदार अफसरों की, वहां के अमले की, उन्हीं को निर्णय लेना होगा, उन्हीं को रणनीति बनाना होगी। जब विद्युत कंपनी के अफसर उस क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के जो राजनीतिक नेता हैं, जो वहां के बड़े बड़े नेता हैं, वो उन्हें संरक्षण देते हैं, और उस संरक्षण के कारण ना विद्युत चोरी रुक पा रही है और ना कई लोग बिल भी नहीं भरते हैं, जो सबसे बड़ी वजह है। और तीसरा एक जो सबसे बड़ा कारण है, जो वहां की लाइनें हैं वो इतनी घटिया स्तर की हो गई, उन्हें मेंटेनेंस की जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम पश्चिम क्षेत्र के मुकाबले देखें तो पूर्व और मध्य में बहुत ही बुरी स्थिति है बिजली वितरण कंपनियों। ये सही कहा आपने कि जो राजनीतिक दबाव है उसका भी बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से व्यवस्थाएं और सिस्टम जो है वो सुधर नहीं पाता है। राजनीतिक दबाव के चलते कई बार जो निर्णय लेना होते हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाते हैं, जिस वजह से भी कंपनियों को घाटा होता है। और इसमें कुछ जो आला अफसर बैठे हैं, जो अमला है, उसकी भी इच्छा शक्ति का अभाव है, क्योंकि एक जगह काम हो रहा है, दूसरी जगह उतनी मुस्तैदी नहीं है। काम तो हो रहा है, ये नहीं कहा जाएगा कि काम नहीं हो रहा, लेकिन जितनी मुस्तैदी एक जगह दिखाई जा रही वहाँ नहीं दिखाई जा रही। तो उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी, बिजली कंपनियां भी इसको गंभीरता से लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी न्यूज़ वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक खेती किसानी से जुड़ी प्रशासनिक खबर की। केंद्र सरकार ने सोयाबीन बीज का अंकुरण प्रतिशत 70% तय किया है। इससे कम अंकुरित प्रतिशत होने पर उत्पादकों को बीज विक्रय की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन राज्य सरकार के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने सोयाबीन की बीज अंकुरण क्षमता 60% करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। इसके पीछे किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की दलील है कि पिछले वर्ष सोयाबीन पर कीट के प्रकोप के कारण फसल की उत्पादकता अपेक्षानुरूप नहीं रही। इसलिए राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, राज्य बीज उत्पादक एवं विपणन संघ और निजी बीज उत्पादक कंपनियों ने जो बीज तैयार किए हैं उनका अंकुरण 70% से कम है। इधर कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सोयाबीन का ज़्यादातर प्रमाणित बीज निजी उत्पादकों के पास होता है, सरकारी संस्थाओं के पास कम बीज रहता है। किसान भी निजी सेक्टर से ज़्यादा बीज खरीदते हैं। ऐसे में यदि बीज के मानक शिथिल करने की अनुमति दे दी गई तो कम अंकुरण के कारण किसानों के खेतों में सोयाबीन का उत्पादन घट जाएगा। किसानों को इस साल 14 से 15 लाख क्विंटल सोयाबीन के बीज की ज़रूरत है। बमुश्किल मध्य प्रदेश बीज निगम केवल 12,000 क्विंटल ही सोयाबीन का बीज मुहैया करवा पा रहा है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 64.99 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन बोई गई थी। उत्पादन भी 48.44 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुआ। सोयाबीन जो बीज है उसकी अंकुरण क्षमता कम करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार यदि इसको मंजूर कर लेती है तो जो सोयाबीन के बीज का अंकुरण की जो प्रतिशत क्षमता 70 नियत की गई थी वो घटकर 60% पर आ जाएगी। कृषि विभाग सोयाबीन की अंकुरण क्षमता 60% करवाना चाहता है, इसीलिए कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा है। इसके पीछे कृषि विभाग की दलील भी है कि पिछले साल कीट प्रकोप के फसल से जो सोयाबीन की उत्पादकता है वो कम हुई है। इस वजह से उसके बीज की जो अंकुरण क्षमता है वो भी घट गई है जो उन्होंने प्रयोग की है। किसानों को हर साल 14 से 15 लाख क्विंटल सोयाबीन के बीज की ज़रूरत पड़ती है। इतना बीज किसानों को मिल नहीं पा रहा है। बीज निगम केवल 12,000 क्विंटल सोयाबीन का बीज ही मुहैया करवा पा रहा है। इसीलिए राज्य सरकार के कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को इस तरह का प्रस्ताव भेजा है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की।
डीओपीटी मध्य प्रदेश के आईपीएस कैडर में 5% से ज़्यादा पद बढ़ाने को राजी नहीं है। इसको लेकर डीओपीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जानकारी मांगी है। जो प्रपोजल कैडर रिव्यू को भेजा गया है उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से आईपीएस कैडर रिव्यू में इस बार 39 नई पोस्ट मांगी हैं। नए प्रस्ताव में आईपीएस के पदों में 15% इजाफा हो रहा है। यदि राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो मध्य प्रदेश में वर्तमान आईपीएस अफसरों की संख्या 305 से बढ़कर 348 हो जाएगी। कैडर रिव्यू में राज्य सरकार ने स्पेशल डीजी पुलिस ट्रेनिंग, आईजी होमगार्ड जबलपुर के लिए, इसके अलावा आईजी पीटीआरआई, आईजी जेएनपीए समेत आईजी आरएपीटीसी इंदौर की 5 आईपीएस पोस्ट को सरेंडर करने का इसमें जो कैडर रिव्यू का प्रस्ताव भेजा है वो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा का हर 5 साल में कैडर रिव्यू होता है। आईपीएस के वर्ष 2015 में हुए कैडर रिव्यू में 5% पद बढ़े थे। इस दौरान प्रदेश में 158 आईपीएस के पद बढ़ाकर 166 किए गए थे। इस बार आईपीएस के कैडर रिव्यू में स्पेशल डीजी के 2 नए पदों की मांग की गई है। यह दोनों स्पेशल डीजी फायर सर्विसेज और आईटीपीए भौरी के लिए मांगे गए हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय से एडीजी के 16 पद बढ़ाने के लिए कहा गया है। इनकी पोस्टिंग साइबर क्राइम, आरएपीटीसी इंदौर, जेएनपीए सागर, पीटीआरआई भोपाल, एंटी नक्सल ऑपरेशन, नारकोटिक्स के अलावा एसटीएफ और ट्रेनिंग मुख्यालय में पदस्थापना की जाएगी। एसडीआरएफ के लिए आईजी का 1 पद और डीआईजी के 8 पद बढ़ाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। मध्य प्रदेश में फिलहाल आईपीएस की कैडर पोस्ट 166 है। स्टेट डेपुटेशन की 21, सेंट्रल डेपुटेशन की 66 पोस्ट है। जूनियर पोस्ट रिजर्व श्रेणी की 27 है। डीओपीटी मध्य प्रदेश के आईपीएस कैडर में 5% से ज़्यादा पद बढ़ाने के लिए फ़िलहाल राजी नहीं है। यही कारण है कि इस मामले में डीओपीटी ने गृह मंत्रालय से पूछताछ की है। अब गृह मंत्रालय इसका जवाब भेजेगा। इसके बाद डीओपीटी कैडर रिव्यू पर अंतिम निर्णय लेगा। उसके बाद कितने पद बढ़ाए जाएंगे ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के माध्यम से मध्य प्रदेश आएगा। रिव्यू प्रपोजल को मंजूरी मिलने पर आईपीएस अफसरों की संख्या 305 से बढ़कर 348 हो सकती है। मध्य प्रदेश ने केंद्र से आईपीएस कैडर रिव्यू में इस बार 39 नई पोस्ट मांगी है। आईपीएस के वर्ष 2015 के कैडर रिव्यू में मध्य प्रदेश में 158 पद बढ़ाकर 166 किए गए थे। इस बार भी यदि सरकार जस्टिफिकेशन देने के बाद मान जाती है तो फिर 39 पद बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर आईएएस अफसर शानो शौकत से रहते हैं, कहीं भी तामझाम से ही पहुंचते हैं। खाने पीने के लिए भी 5 सितारा होटल ही उनकी व उनके परिवार के लोगों की पहली पसंद होती है। लेकिन मध्य प्रदेश कैडर में एक आईएएस दंपत्ति ऐसी भी है जो शानो शौकत से दूर रहते हैं। तामझाम भी इस दंपत्ति को पसंद नहीं। कुछ दिन पहले इस आईएएस दंपत्ति को लोगों ने बापू की कुटिया में भोजन करते हुए देखा तो वहां मौजूद कई लोगों को ताज्जुब हुआ। वैसे सादगी के साथ ही इस आईएएस दंपत्ति की ईमानदारी की ख्याति भी फैली हुई है। ये दंपत्ति जिस विभाग की कमान संभालते हैं वहाँ मंत्री और अधीनस्थ अमला अपना सिर पकड़कर बैठा रहता है। इस आईएएस दंपत्ति की सादगी का आलम ये है कि अपने बंगले पर जनाब एक भी सरकारी नौकर नहीं रखते। जब भी तबादला होने पर किसी विभाग की साहब को कमान मिलती है तब विभाग के अफसर पूछते हैं कि बंगले पर कितने लोगों को काम करने के लिए भेज दें, तो साहब का तुरंत ही जवाब आ जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर काम करने वाले नौकर पहले से हैं, उनको हम पैसा देते हैं। घर पर भी खाना बनाने का काम भी यह दंपत्ति अक्सर मिलजुल कर ही करते हैं। यहाँ जिस आईएएस दंपत्ति की बात हो रही है वे दोनों एक ही बैच के आईएएस अफसर हैं और काफ़ी दबंग अफसरों में इनकी गिनती होती है। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।